अतिथियों का इस हमारे 8वें वार्षिक सामान्य सभा में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस वर्ष का जो कार्यक्रम है ये कुछ अभी तक के कार्यक्रमों से थोड़ा सा अलग होने जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अप्रैल 2024 को हमने एक नई संस्था का गठन किया था, बुंदेलखंड विकास निधि साख सहकारी समिति मर्यादित। कारण उसका यह था कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो रही थी और जिस सेटअप में हम अपने को जाना चाहते थे कि ब्रांच सेटअप में काम करेंगे तब काम बढ़ेगा, वो उस फॉर्मेट में संभव नहीं हो पा रहा था। तो फिर समझ में आया कि अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे इस मॉड्यूल को तो शायद सक्सेसफुल हो जाएंगे, और इसीलिए पिछले वर्ष एक प्रयास किया और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक लाइसेंस हमें प्राप्त हुआ। तो जो प्रेजेंटेशन मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये आधा प्रेजेंटेशन बुंदेलखंड विकास निधि का है, और चूंकि पिछले वर्ष वो संस्था भी अस्तित्व में आ गई थी तो अधिकतर काम वहाँ भी शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो ब्रांच फॉर्मेट में भी हमें जाना था। और उसी को जो आगे बढ़ाती हुई इस वर्ष एक सफलता ये प्राप्त हुई 30 जून 2025 को कि हमने अपनी 3 शाखाएं राजनगर, गल्ला मंडी छतरपुर और बड़ा मलहरा में विधिवत तौर पर प्रारंभ कर दी। तो ये नया प्रयास हमारा रहा। तो जब प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा तो पहले एक कंपनी का प्रेजेंटेशन, फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव का प्रेजेंटेशन। अपने मन में यदि कोई धारणा बनाए तो दोनों को जोड़ के बनाए। मेरे कहने का ये मतलब बस इतना सा। कभी आपको लगेगा कि ये इसमें कम है, इसमें ज्यादा, क्योंकि काम एक ही है, टेरिटरी एक ही थी शुरू में। अब अगले साल से अगले साल जब हम अपना पहला इसका कार्यक्रम करेंगे तो वो बुंदेलखंड विकास निधि का ना होके बुंदेलखंड विकास निधि साख सहकारी समिति का होगा। काम यद्यपि इसमें भी चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्टिंग इस तरह से होगी कि आगे जाकर हमारी जो फ्लैग बियरर कंपनी है वो बुंदेलखंड विकास निधि साख सहकारी समिति बन जाएगी। और ये दो जो कंपनी हमारी पहले से काम कर रही थी, एक खजुराहो में श्री मतंगेश्वर बुंदेलखंड निधि लिमिटेड और 2017 से बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड, ये धीरे धीरे नए सेटअप में मर्ज होने वाली है। तो सेटअप इसलिए बनाया जाता है कि सुविधाजनक तरीके से हम काम कर सके और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक प्लान हो, जो प्रेजेंट सेटअप में शायद नहीं समझ में आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको लिया। और एक और लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, वो है 2028 में बुंदेलखंड विकास बैंक की स्थापना। आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन आपका विश्वास जैसा अभी तक बना रहा पिछले 8 वर्षों में, तो मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ तरीके से हम अपनी मेहनत के द्वारा, आप लोगों के आशीर्वाद के द्वारा, सहयोग के द्वारा इसमें हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। ऐसा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। तो इसी को प्रेजेंटेशन को, ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने है और पब्लिक डोमेन में ये मैं आज आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके अध्ययन के लिए मैं रखूंगा और इसी के चुनिंदा अंशों को लेकर ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। आप लोग आमतौर पर पिछली सारी मीटिंग्स में आए हैं, तो आपको ये पूरा सिस्टम पता है कि इसमें से प्रमुख अंशों को लेकर एक यूजर फ्रेंडली रिपोर्ट बनाई जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो आसानी से समझ में आ जाए और आपको हमारी प्रगति का अंदाजा भी हो जाए और हमारे विजन का भी पता चले कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। हमारे गुरुजी मन्नत बाबा जी का विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। अभी पिछले 30 जून को जब हमने अपनी नई शाखाओं का उद्घाटन किया तो तमाम व्यस्तता के बाद भी वो एक पूरे दिन के लिए हमारे साथ रहे और जहां जहां भी हमने उनको इनवाइट किया वो वहां गए। पूरे समय उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्होंने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिया है कि हमें पूरे अगले 5 सालों में कम से कम 9 ब्रांचेस खोलनी है। अब आज की स्थिति में यदि हम देखें तो हमारे पास केवल, अगर हम जोड़ लें टोटल, तो हमारे पास 4 सेटअप है। अभी 5 और सेटअप हमें क्रिएट करने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इच्छा कर हो मनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। अगर आपकी इच्छा है,
संकल्प में शक्ति है तो संकल्प में सिद्धि तो होती है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी नवरात्र चल रही है और हम लोग जो है प्रतिदिन गायत्री यज्ञ करते हैं। अब आज सुबह से अचानक पानी गिरने लगा और जहाँ जिस स्थान पर हम यज्ञ करते हैं वो खुले आंगन में था, तो लगा कि अब ये अगर यहाँ लेट होगी आगे की सारी पूजाएं लेट होगी। लेकिन संयोग से पानी इस समय रुक गया, लेकिन फिर स्थान मुझे बदलना पड़ा। साथ में शनिवार था तो मेरी पूजाएं होती हैं और मुझे बड़ा डर लग रहा था कि क्या मैं 11 बजे तक अपने को कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि 10 सवा 10 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया और मैं 11 बजे यहाँ उपस्थित हो गया। तो इच्छा है, आप कुछ भी करोगे, अगर आपकी पॉजिटिविटी है तो काम पूरे होते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम इस सेटअप में आगे जाकर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 2028 में अपना खुद का बुंदेलखंड विकास बैंक के नाम से एक सेटअप हम आपको देंगे और इसको आप अच्छी तरह से लेंगे और बुंदेलखंड के जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं वहां तक हम अपनी काम को बढ़ाने वाले हैं। प्रतिवर्ष जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो वो नियमानुसार करीब 25 दिन पहले हमें नेशनल पेपर्स में एक एडवर्टाइजमेंट देना होता है, लोगों को सूचना देनी होती है और उसमें पूरा एक सेटअप होता है कि हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारी बैलेंस शीट की हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिस फर्म ने हमारा ऑडिट किया है उनको उनके ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट रेटिफाई किया जाता है। और इसके अलावा यदि कोई विषय आप लोगों से निकल कर आता है तो वो विषय भी यहाँ डिस्कस किया जाता है। एक सर्वमान्य पॉलिसी बनाई जाती है और इसके अलावा यदि कोई नई चीज हम अपनी तरफ से लागू करना चाहते हैं तो उसका अनुसमर्थन भी आपसे ही कराया जाएगा। एक लोकतांत्रिक पद्धति ये होती है कि किसी भी कंपनी में जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर हैं, वो उसके भाग्य विधाता है, वो नीति निर्माता है। तो प्रतिदिन चूंकि हम और आप अपनी कार्यगत व्यस्तताओं से नहीं मिल पाते, इसलिए साल में एक बार मिलना होता है और उस दौरान जो महत्वपूर्ण विषय हमें लगता है कि आप लोगों से के बारे को उनको जानना आवश्यक है, आप लोगों का समर्थन आवश्यक है, उन सारे विषयों को यहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि अभी आदरणीय चेयरमैन साहब ने बताया कि इस बार हमने एक HR बोर्ड की भी स्थापना की है और उन्हीं की अनुशंसा पर हमने अपनी प्रमोशन पॉलिसी और एक रिटायरमेंट पॉलिसी को भी सेटअप किया है, वो भी आपके सामने बाद में रखी जाएगी। और पिछले वर्ष एक बेसिक HR पॉलिसी मैंने आपका अनुसमर्थन लिया था, इस बार पूरी पॉलिसी तैयार करके आप लोगों के सामने रखी जाएगी और यदि उसमें कहीं कोई सजेशन आपको लगता है तो जरूर बताइएगा और यदि लगता है कि ये कंप्लीट है तो जैसे समर्थन आप पहले किए हैं आगे भी आपसे समर्थन की उम्मीद रहेगी। फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक हमने टोटल इस कंपनी में 63 मेंबर्स को ऐड किया है केवल। एक रीजन ये भी था इस बार कि जैसे मैंने बताया कि बुंदेलखंड विकास निधि साख सहकारी समिति का भी निर्माण हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक इम्यूनिटी हमें इस बार ये दे दी थी कि जो कंपनियां लगातार टारगेट को अचीव कर रही थी उनको उन्होंने इस बार मेंबरशिप से रिलैक्स कर दिया था कि आप मेंबरशिप अगर आप कम भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी निधि कंपनी के लिए कंपलसरी टारगेट होता है कि मिनिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 200 मेंबर क्रिएट करें, यानी 200 अकाउंट नए अकाउंट होल्डर बनाए जाने चाहिए। हम लोगों ने टारगेट की एवं काम किया, एक फाइनेंशियल ईयर में 800 मेंबर क्रिएट किए। तो कहीं ना कहीं वो सारा जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जाता है तो एक उनको भी एक क्रेडिट बनती है कंपनी की कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर कभी मान लीजिए सेटअप कम भी होता है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो उसका हमने एडवांटेज ये लिया कि यहाँ पर यदि भी मेंबरशिप कम हुई लेकिन नए सेटअप में मेंबरशिप हमने बढ़ाई तो एवरेज हमारा 200 के ऊपर ही चला गया, जो हमारा सेटअप है वो वही रहा। तो इस तरह से अलग अलग क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 20 मेंबर, सेकंड क्वार्टर में 11 मेंबर, थर्ड क्वार्टर में 23 मेंबर और फोर्थ क्वार्टर में 9 मेंबर्स हमने जोड़े, इसमें टोटल 63 मेंबर जोड़े। अब बात करते हैं टोटल जो हमारे रिसीविंग और पेमेंट्स रहे। अप्रैल में 78,12,050 78,12,050 रुपए का हमारा रिसीविंग रहा और पेमेंट रहे हैं 79,15,147 रुपए के। मई में हमारी रिसीविंग जो हमने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों से पैसा उधार उठाया, जिसको हम इंटरनल बोरिंग्स कहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कहते हैं, 1,02,65,038 रुपए। और इसी तरह से जिनकी मैच्योरिटीज होती हैं या जो सेविंग अकाउंट में लोग पैसे जमा करते हैं उनको निकालते हैं, तो ऐसे पेमेंट्स को लेकर
95,12,355 रुपए का हमने पेमेंट भी निपटाया है। जून में 66,16,464 रुपए का रिसीविंग हुई और पेमेंट हुआ 72,99,828 रुपए का। जुलाई में 60,17,189 रुपए का हमारा रिसीविंग रही और 60,16,496 रुपए का हमारा पेमेंट हुआ है। फिर अगस्त में 90,42,556 रुपए की रिसीविंग आई और 86,64,152 रुपए का पेमेंट हुआ। सितंबर में 56,51,248 का हमारा रिसीविंग रहा और 60,18,041 रुपए का पेमेंट हमने किया। अक्टूबर में ये बढ़ के 1,63,66,273 रुपए का हमारी रिसीविंग हुई है और 1,24,71,504 रुपए का पेमेंट हुआ है। बहुत सारी मैच्योरिटीज जो हुई हैं वो इस दौरान हुई हैं, जो हमारी 5 साल की मैच्योरिटीज हुई थी उनको सबको पेमेंट हमने कन्वर्ट किया। हम कभी भी किसी पेमेंट को कन्वर्ट नहीं करते, हम सीधा उसका पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, फिर आपका अपना गुडविल है, आप अगर कुछ पैसा उसका जमा कर दोबारा करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर कोई सेटअप बैंकिंग सेटअप में काम करता है तो उसका पेमेंट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। एक सिंगल डे भी हम डिले नहीं करते, एक दिन भी डिले नहीं होता पेमेंट। सेम डे आप हमारा अगर मैच्योरिटी होगी सेम डे होगी और सेम डे ही कस्टमर के किसी भी अकाउंट में जो वो हमें देगा उसमें वो क्रेडिट करा दी जाएगी। नवंबर में 73,78,887 रुपए का हमारी रिसीविंग रही और 75,87,487 रुपए का हमने पेमेंट निपटाया। इसी तरह से दिसंबर में 1,61,55,950 रुपए का हमारी रिसीविंग रही और 1,16,31,113 रुपए का हमारा पेमेंट रहा। जनवरी में 81,42,353 रुपए का हमारी रिसीविंग रही और 1,08,27,791 रुपए का पेमेंट रहा। फरवरी में 1,23,29,219 रुपए की रिसीविंग रही और 99,91,918 रुपए का हमारा पेमेंट रहा। मार्च में 99,51,717 रुपए की रिसीविंग रही और 97,08,515 रुपए की हमारी टोटल पेमेंट रहा है। अब ये जो रिसीविंग और पेमेंट है ये अलग अलग ये किन किन चीजों में कैसे रहा, इसका मतलब इसको बाइफरकेट करने की कोशिश की है। एफडीज में अगर हम बात करें तो 1,32,52,000 रुपए की एफडीज हमने लोगों से ली और 1,32,94,000 एफडीज मैच्योरिटी भी कर दी। मतलब ऑलमोस्ट पैसा आया भी है तो पैसा हमने लोगों का बांटा भी है। रिकरिंग डिपॉजिट्स में 40,15,300 रुपए की रिकरिंग डिपॉजिट्स हुई और 59,04,600 रुपए का पेमेंट हुआ है। डेली डिपॉजिट भी कुछ होते हैं, बहुत कम काम होता है, लेकिन जो भी हुए हैं उनका भी पेमेंट किया है। 35,800 रुपए की हमारे डेली डिपॉजिट रही, 100 रुपए कोई खोलता है, कोई 200 रुपए खोलता है पर डे के हिसाब से, और 37,000 रुपए का उनका पेमेंट भी हुआ है। सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ होता है वो होता है सेविंग अकाउंट में, तो 8,75,25,845 रुपए सबसे हाईएस्ट एक साल में हमने रिसीविंग ली है और 8,79,09,046 रुपए सेविंग अकाउंट में पेमेंट की। हमारा सेविंग अकाउंट सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें हम मिनिमम 4% से लेके और 6% तक का सेविंग अकाउंट है हमारे पास। अगर आप कोई भी सेविंग अकाउंट आज की डेट में किसी भी नेशनल बैंक में खोलेंगे तो 2.5 या 3% का इंटरेस्ट रेट आज की डेट में रह गया उसमें, वो हमारा मिनिमम 4% है और जाते हैं आप तो मैक्सिमम 6% है और बहुत बड़ा उसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है। अगर 4% का आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए तो मिनिमम 1,000 रुपए बैलेंस रहना चाहिए और अगर 6% का आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए तो हम मिनिमम 5,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन कराते हैं और इस तरह से आपका अकाउंट चला सकते हो आप। इस बार हमने इसमें अपनी कोऑपरेटिव के सेक्टर में एटीएम भी हमने लॉन्च किया है इस बार इसमें, तो वो भी हम आपको इसमें आगे जब चर्चा करेंगे। और इसी तरह से एक MIP प्लान होता है, मिनिमम मंथली इनकम प्लान, यानी MIS बोलते हैं इसको, मंथली इनकम स्कीम। पर मंथ जो आप जमा करते हैं उसको पर मंथ हम रिटर्न करते हैं, एक पेंशन प्लान जैसा है। तो 69 लाख हमारा इसमें हो रहा है और 5 लाख रुपए हमने इसमें पेमेंट भी किया है जो हम पर मंथ के हिसाब से करते हैं। तो यदि टोटल हम बात करें अभी तक का सेटअप जो हमारा रहा है 2017 से, टोटल जो रिसीविंग हमारी रही है वो 11,17,28,945 रुपए की रही है और
10 करोड़ 76,44,640 रुपए का हमारा टोटल पेमेंट हमने किया है। यानी जिस तरह से ये टर्नओवर, इसी को हम टर्नओवर कह सकते हैं कि 11 करोड़ के करीब हमने रिसीविंग भी ली है और 10 करोड़ के ऊपर हम पेमेंट भी किए हैं। कंटिन्यूअसली ये चीजें रही हैं ताकि एक लाइव सेटअप हमारा बना रहे। इसको यदि हम ऐसे भी देख सकते हैं, 2020 से यदि हम इसको देखें तो 2020 में जहां कंपनी की रिसीविंग 8 करोड़ 91,35,457 की थी, 2021 में ये बढ़ के 9 करोड़ 42,59,122 की हुई। 2022 में 10 करोड़ 32,47,645 की हुई। 2023 में 9 करोड़ 52,69,688 की हुई। 2024 में 10 करोड़ 85,90,622 की रही और 2025 में ये बढ़ के 11 करोड़ 17,28,945 रुपए की रिसीविंग, नेट रिसीविंग हमारे पास रही है। उसी तरह से यदि हम ईयर वाइज पेमेंट की बात करें तो 2020 में 7 करोड़ 54,22,188 रुपए की हमारी पेमेंट रही। 2021 में 8 करोड़ 68,71,610 रुपए का पेमेंट रहा। 2022 में 9 करोड़ 46,83,154 रुपए का पेमेंट हुआ। 2023 में 9 करोड़ 25,52,565 का हुआ। 2024 में 10 करोड़ 76,99,403 रुपए का हमने पेमेंट किया। 2025 में कमोबेश बराबर है 10 करोड़ 76,44,647 रुपए, 55,000 रुपए पिछले साल ज्यादा पेमेंट हुआ था। ऑलमोस्ट आंकड़ा बिल्कुल सेम है। बताने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें बहुत स्मूथली चल रही है, कहीं भी कोई भी पेमेंट, कोई भी रिसीविंग टाइमली सारी होती है और यही कारण है कि आज हम धीरे धीरे आगे भविष्य के बारे में सोच पा रहे हैं। अब हम अगर बात करते हैं लोन और रिकवरीज की, तो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 15,14,500 रुपए का हमने अप्रैल में लोन बांटा और 16,45,033 रुपए की हमने इसमें रिकवरी करी। मई में 23,99,500 रुपए के लोन बांटे और 19,49,511 रुपए की रिकवरी हुई। जून में 13,85,000 रुपए का लोन बांटा और 16,65,000 की हमने रिकवरी करी। जुलाई में 11,41,000 रुपए का लोन हमने बांटा और 18,20,721 रुपए की हमारी रिकवरी आई। इसी तरह से अगस्त में 15,39,500 रुपए का हमने लोन बांटा और 15,17,277 रुपए का हमारा रिकवरी आई। सितंबर में लोन कम हुआ 5,50,000 रुपए का और 14,11,728 रुपए का हमारी रिकवरी रही। अक्टूबर में 17,04,500 रुपए का लोन रहा और 16,17,111 रुपए की हमारी रिकवरी रही। नवंबर में 12,85,000 का हमारी लोन रही और 15,09,518 रुपए का हमारी रिकवरी रही। दिसंबर में 15,10,000 रुपए का लोन बांटा और 14,09,152 रुपए की हमारी रिकवरी रही। जनवरी में 5,70,000 रुपए का हमने लोन बांटा और 14,62,520 रुपए की रिकवरी करी। फरवरी में 6,45,000 रुपए का लोन बांटा और 16,36,357 रुपए की रिकवरी की। मार्च में 8 लाख रुपए का लोन बांटा और 16,35,988 रुपए की टोटल हमने रिकवरी करी। और इस तरह से यदि हम बात करें तो हमने टोटल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ 44,00,000 रुपए, 1 करोड़ 50,44,000 रुपए का हमने टोटल लोन डिसबर्समेंट किया है और उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ 92,80,786 रुपए की हमने रिकवरी करी है। अब एज ऑन यदि हम देखें जो हमारे डिपॉजिट्स हैं 2017 से यदि हम देखें तो 2017-18 में जब हमने काम शुरू किया था तो उस समय 33,46,558 रुपए के डिपॉजिट्स थे, जो 2018-19 में अगले साल बढ़कर 1 करोड़ 37,44,881 की हुए। फिर 2019-20 में 2 करोड़ 74,58,151 की हुए। 2020-21 में 3 करोड़ 48,18,649 की हुए। 21-22 में 4 करोड़ 33,09,200 के रहे। 22-23 में 4 करोड़ 61,10,616 के रहे। 23-24 में 4 करोड़ 69,96,348 के रहे और ये अभी आज की डेट में ऑल टाइम हाई है 5 करोड़ 10,77,647 रुपए का हमारे पास डिपॉजिट्स रहे हैं। और उसी तरह से एडवांसेस की हम बात करें जो आज की डेट में है 17-18 में मात्र 21,85,000 रुपए का डिपॉजिट मार्केट में था। 18-19 में बढ़ के 67,18,277 का डिपॉजिट हो गया। 2019-20 में 2 करोड़ 4,18,841 रुपए के हमारे पास एडवांसेस थे।
20-21 में 2,73,40,599 के एडवांसेस हो गए। 21-22 में 2,91,69,413 रुपए के एडवांसेस हुए। 2022-23 में 2,97,92,151 रुपए के एडवांसेस थे। 23-24 में 3,02,43,582 रुपए के एडवांसेस थे और अभी 24-25 तक 2,94,30,579 रुपए, यानी ये वो अमाउंट है जो मार्केट में अभी लाइव है और परफॉर्म कर रहा है। इस पर हम इंटरेस्ट भी वसूल रहे हैं और साथ में EMI भी आ रही हैं। लोन डिस्बर्समेंट अमाउंट की यदि हम इस तरह से बात करें तो 17-18 में टोटल 25,45,000 के लोन बांटे, उसके बाद बढ़ के ये 78,65,000 का हो गया सेटअप। फिर 19-20 में 2,28,10,000 रुपए के लोन बांटे और 20-21 में 2,09,02,000 रुपए के लोन बांटे। 21-22 में 1,86,45,000 रुपए का हमने लोन बांटा। 22-23 में 1,96,05,200 के लोन बांटे। 23-24 में 1,81,09,100 रुपए के लोन बांटे। 24-25 में 1,50,44,000 के लोन बांटे। अब यहाँ जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, 2024-25 में हम लोन जब बांट रहे थे तो दोनों कंपनियां हमारी काम कर रही थी, यानी बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड भी ऋण बांट रही थी और साथ में बुंदेलखंड विकास निधि सहकारी समिति भी लोन बांट रही थी। तो दोनों कंपनियों का यदि हम जोड़ लें तो ये अमाउंट अभी तक का सबसे हाईएस्ट होगा। वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि जो हमने इस तरह से पूरा बनाया हुआ है। रिकवरी की बात करें तो 17-18 में 4,44,930 रुपए का टोटल हमने रिकवरी की। 18-19 में 44,32,652 रुपए की रिकवरी हुई। 19-20 में 1,21,93,846 रुपए की रिकवरी हुई। 20-21 में 1,88,23,726 रुपए की रिकवरी हुई। 21-22 में 2,39,64,796 रुपए की रिकवरी की। 22-23 में 2,53,70,745 रुपए की रिकवरी की। 23-24 में 2,34,35,429 रुपए की रिकवरी हुई और टोटल 1,92,80,786 की रिकवरी पिछले साल 2024-25 में की। नंबर ऑफ केसेस की बात करें, जो नंबर ऑफ केसेस हमने लोन डिस्बर्स किए हैं, पहले साल 17-18 में केवल 34 लोन बांटे थे। 18-19 में बढ़ के 63 हुए। 19-20 में बढ़ के 199 केसेस किए। 20-21 में 170 केसेस किए। 21-22 में 162, 22-23 में 194, 23-24 में 169 और 24-25 में 138। इस तरह से ये नंबर ऑफ लोन जो है वो टोटल हमारे वो हुए हैं। मेंबरशिप की यदि हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 411 मेंबर हमने नए बनाए। 18-19 में ये बढ़ के 868 हुए। 19-20 में बढ़ के 862 हुए। 20-21 में 323, फिर 227, 347, 124 और अभी वर्तमान में इसमें हमने 63 मेंबरशिप की है केवल। टोटल यदि हम बात करें हमारे डिपॉजिट्स की तो 5,10,77,647 रुपए के डिपॉजिट्स हमने हमारे पास टोटल हैं और एडवांसेस हैं 2,94,30,579 रुपए के। हमारा जो कैश रिजर्व है वो 1,87,90,193 रुपए का है, जो एफडीज के रूप में भी है और साथ में बैंक में डिपॉजिट्स के रूप में भी है। 1,43,00,000 एफडीज के रूप में है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 25 लाख है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 43 लाख के डिपॉजिट्स है और कोटक महिंद्रा बैंक में 75 लाख के डिपॉजिट्स है। ये हमारे कैश रिजर्व है जो जिसका केवल इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है। ये अभी हम इसको इंटरेस्ट में हमने लोनिंग पे नहीं किया हुआ है, क्योंकि एज पर बैंक लॉस एंड बैंक के नियमों के अनुसार हमें एक कैश रिजर्व मेंटेन करना होता है, तो हमारे लिए कंपलसरी अमाउंट है जो हम रिजर्व में रखते हैं। इसी तरह से बहुत सारा पैसा हमें सर्कुलेशन में रखना पड़ता है। करीब 43,29,000 रुपए हमारे पास उस समय बैंक अकाउंट्स में था और कैश इन हैंड की बात करें तो 1,64,572 रुपए का कैश इन हैंड था। ये टोटल इस तरह से समराइज वे में मैंने आपको सारी ये बुंदेलखंड विकास निधि का पूरा एक सिस्टम बताया है। अब हम थोड़ा सा इस पे आपको स्विच ओवर करना चाहते हैं। जो हमारी दूसरी कंपनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2024 में ही 15 अप्रैल 2024 को हमने एक नया लाइसेंस लिया और 29 तारीख को परसों उसका भी एक हमने मीटिंग रखी हुई है अपने गल्ला मंडी शाखा में। लेकिन चूंकि सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, इसलिए आज आप लोगों की सुविधा के लिए एक प्रेजेंटेशन हमने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। पिछले साल चूंकि ये सेटअप हमारे पास आ चुका था
तो बहुत सारा काम इसमें हमने स्विच ओवर किया और इसको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें हमारा क्या काम हुआ है। ये हमारा पंजीयन प्रमाण पत्र है जो मध्य प्रदेश शासन ने हमें प्रदान किया हुआ है। इसके अंतर्गत जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, मैं उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नॉमिनेट मेंबर बन गया हूँ। यानी भविष्य में आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो केंद्रीय सहकारी बैंक के डायरेक्टर के रूप में भी मैं वहाँ सेवाएं अपनी दे सकता हूँ। ये एक एडवांटेज है हमारे लिए इस लाइसेंस को लेने से। और नेता नगरी में यदि उचित सहयोग रहा तो अध्यक्ष बनना भी कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि वो सब नेता ही बनते हैं अध्यक्ष वहाँ पर। अब डायरेक्टर बनना तो सरल है पर अध्यक्ष बनना कठिन है। कोई बीडी भाई साहब जैसा कोई सरपरस्त मिल जाएगा तो प्रयास किया जाएगा कि कभी बन जाए, लेकिन पर्याप्त एकाग्रता भी है तो सेटअप अच्छा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कृपया उस पे आ जाए। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक हमने जो मेंबरशिप की है वो 157 की है। अब आप दोनों को जोड़ लीजिए तो 220 हो जाता है। उसके ऊपर हम फिर भी गए, लेकिन चूंकि वो सेटअप वहाँ पे यहाँ पे ज्यादा फोकस रहा हमारा इस साल इस संगठन को आगे बढ़ाने में, प्रमोट करने में, इसलिए मेंबरशिप यहाँ पर 157 की। फर्स्ट क्वार्टर में 62, सेकंड क्वार्टर में 11, थर्ड क्वार्टर में 26 और फोर्थ क्वार्टर में 58 मेंबरशिप हमारी रही है। इसके बाद यदि हम बात करें, अप्रैल में चूंकि शुरुआत हुई थी तो कोई बहुत कुछ भी सेटअप नहीं था हमारे पास। सारी तैयारियां हमें करनी पड़ी, सॉफ्टवेयर की तैयारी से लेके ऑफिस की तैयारी से लेके सारी चीजें, स्टेशनरी से लेके, इसलिए अप्रैल में कोई काम नहीं हो पाया। हमने काम वास्तव में मई से शुरू किया। तो रिसीविंग यदि हमारी देखी जाए तो 11,99,400 रुपए की रिसीविंग हमारी रही और 2,11,300 रुपए का हमारा पेमेंट हमने किया वहां पर। जून में ये पेमेंट बढ़ के 15,81,206 रुपए का रहा और 14,46,800 रुपए का हमने पेमेंट भी किया है। जुलाई में ये 2,83,011 रुपए का रिसीविंग रही और 1,41,611 रुपए का हमारा हमने पेमेंट भी किए हैं। इसके बाद अगस्त में 2,45,615 रुपए का हमने रिसीविंग की और 1,54,311 रुपए का पेमेंट भी किया। सितंबर में 4,41,449 रुपए का रिसीविंग की और 3,01,741 रुपए का हमने पेमेंट किया। अक्टूबर में 4,41,179 रुपए का रिसीविंग की और 3,45,136 रुपए का पेमेंट किया। नवंबर में ये बढ़ के 72,91,540 रुपए की रिसीविंग हुई और 40,31,959 रुपए की हमारी इसमें पेमेंट भी रही। दिसंबर में 2,45,615 रुपए का की रिसीविंग रही और 1,54,311 रुपए का हमारा पेमेंट रहा। जनवरी में 4,41,449 रुपए की रिसीविंग थी और 3,01,741 रुपए का पेमेंट रहा। फरवरी में 4,31,179 रुपए की रिसीविंग थी और 3,45,136 रुपए का हमारा पेमेंट था। मार्च में 72,91,540 रुपए की रिसीविंग थी और 40,31,959 रुपए का हमने पेमेंट भी किया। वास्तव में देखा जाए तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ जब ये फिगर मेरे पास कल प्रशांत हमारे जो सारा प्रेजेंटेशन जिन्होंने तैयार किया है उन्होंने जब मुझे बताया, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतना काम हो कैसे गया। पता ही नहीं चला कब ये काम हो गया। कहीं ना कहीं अगर ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की सदिच्छा आपके साथ रहती है तो बड़े बड़े काम कैसे आसानी से हो जाते हैं पता ही नहीं चलते। मुझे भी ये नहीं पता चला कि ये फिगर सारे आ कैसे गए, तो मुझे लगता था कि ये छोटा सा सेटअप है, इसलिए 1 साल का तो सेटअप है पुराना। इसके बाद यदि हम इसको बाइफरकेट करें, एफडीज में 16,10,000 रुपए की एफडीज हमने ली और 1 लाख रुपए का उसमें पेमेंट भी किया। आरडीज में 3,73,000 रुपए के हमने आरडीज की और 11,000 रुपए का पेमेंट किया। इसमें अभी डेली डिपॉजिट पर काम अच्छा हो रहा है। 5,86,700 रुपए की डेली डिपॉजिट हमने लोगों से लिए हैं और 61,200 रुपए के पेमेंट भी किए हैं। सेविंग अकाउंट यहाँ भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। 1,78,27,074 रुपए के सेविंग अकाउंट में रिसीविंग हुई और 1,62,80,747 रुपए का पेमेंट भी किया है। जो हमारा मंथली इनकम प्लान है 60,30,000 रुपए का हमने एमआईपी लिया है और अभी पेमेंट इस पर शुरू होना है। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप था। और नंबर ऑफ लोन की यदि हम बात करें तो शुरुआत में अप्रैल में कोई लोन नहीं हुआ। जून में केवल 2 लोन हुए और सितंबर में केवल 1 लोन हुआ।
बाद में ये बढ़ा, अक्टूबर में 1, नवंबर में 7 लोन किए हैं, दिसंबर में 3 किए हैं, जनवरी में 3, फरवरी में 4 और मार्च में 3। अब इस पर अभी इस साल पूरा काम अभी से चल रहा है। अमाउंट की यदि हम बात करें तो जून में 7 लाख रुपए का लोन बांटा और सितंबर में 1.5 लाख रुपए का लोन बांटा। अक्टूबर में 2 लाख, नवंबर में 10 लाख 60 हजार, दिसंबर में 7 लाख 20 हजार, जनवरी में 3 लाख 40 हजार, फरवरी में 11 लाख 40 हजार और मार्च में 5 लाख 50 हजार रुपए का हमने टोटल लोन बांटा। रिकवरी की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में 26,111 रुपए की रिकवरी लाई। अक्टूबर में ये बढ़ के 31,236 रुपए हुआ, नवंबर में 39,459 हुआ, दिसंबर में 1,13,395 हुआ, जनवरी में 1,48,495 हुआ, फरवरी में 1,54,309 रुपए हुआ और मार्च में 2,01,630 रुपए की रिकवरी हुई। इस तरह से समरी की यदि हम बात करें, टोटल मेंबरशिप जो है हमारी 157 रही, 2,64,26,774 रुपए की रिसीविंग हुई, 1,64,52,947 का पेमेंट हुआ, नंबर ऑफ लोन 24 हुए, लोन अमाउंट 48,60,000 के रहे और लोन रिकवरी 7,66,857 की रही। अप्रैल 24 से और अभी पिछले महीने अगस्त तक एक बनाया हुआ है, क्योंकि अभी इसका प्रॉपर ऑडिट डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट हमारी बराबर गई है, उन्होंने अभी तक इस पर कोई अभी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। तो हमने अपनी तरफ से ये प्रयास किया है कि जो हमारा ऑडिटर बोर्ड है, पहले से जिन्होंने हमारी निधि कंपनीज की ऑडिट की हुई है, इस बार हमने सारा सेटअप उनको दे दिया है कि कम से कम हम अपनी तरफ से ऑडिट कराएं। गवर्नमेंट को जब कराना होगा वो गवर्नमेंट कराती रहेगी, उनका अपना एक सेटअप होता है, उनके अपने अधिकारी होते हैं, वो कई बार तो बोल देते हैं। पिछली बार इंस्पेक्टर साहब मिले, बोले आपको जो कराना है करा लेना, मुझसे साइन करा लेना। अब ऐसी स्थिति में यदि हम काम करेंगे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसमें चक्कर हो जाता है। तो जिस पारदर्शिता से हम अभी तक काम करते रहे हैं, हम उसी पारदर्शिता को आगे बढ़ाएंगे और जब पूरा सेटअप उनको दे देंगे, उनसे बोलेंगे अब आप साहब इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, क्योंकि उनको सिग्नेचर करना और उसको दक्षिणा लेने में ज्यादा रुचि रहती है। तो ये थोड़ा सा सरकारी विभागों की समस्याएं रहती हैं। टोटल यदि हम बात करें एनालिसिस, अगर हम देखें अप्रैल 24 से अभी अगस्त 2025 यानी पिछले महीने तक टोटल मेंबरशिप हमारी रही है 291, रिसीविंग रही है 5,86,58,493 रुपए की, पेमेंट हुए 3,85,52,018 रुपए के, नंबर ऑफ लोन हमने 43 बांटे हैं, टोटल डिस्बर्समेंट किया 87,70,000 रुपए का और लोन रिकवरी हुई 21,61,788 रुपए की। टोटल हमारी लोन रिकवरी इस तरह से रही है। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो टोटल एफडीज हमारे पास 34,39,600 की रही है, आरडीज 9,07,750 रुपए की रही है, डीडी 9,94,400 रुपए की रही है और सेविंग अकाउंट 4,02,96,743 के रहे हैं। एमआईपी हमारा 1,30,20,000 का रहा है। तो ये टोटल एक एनालिसिस मैंने आपके सामने इसको रखा है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रेजेंटेशन को, इन आंकड़ों को आप हृदयंगम करेंगे और इस पूरे सेटअप में कोई भी सुझाव यदि आपको लगता है तो जरूर हम आपसे आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन मांगेंगे, ताकि आगे आने वाले वर्षों में हम उसमें सुधार करें और अच्छे तरीके से चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करें। अब ये 2 पॉलिसीज इस बार हमने लॉन्च की थी, एक प्रमोशन पॉलिसी और एक रिटायरमेंट पॉलिसी। किसी भी संगठन के लिए सबसे आवश्यक होता है कि उसका जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है वो कैसा है। हमारे लोगों को एक भविष्य भी संगठन में दिखना चाहिए। जिस भावना से, जिस समर्पण से वो काम करते हैं, ये जिम्मेदारी होती है संगठन की कि उनके बेहतर भविष्य के लिए, एक अच्छे सुखद भविष्य के लिए हम काम करें। तो इस बार हमने एक प्रमोशन पॉलिसी भी आपके सामने रखी है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक क्लियर और फेयर प्रोसेस रहे एम्प्लॉइज कैरियर में। किसी को हमें समझाना ना पड़े, किसी को बताना ना पड़े, सभी को अपना मार्ग पता हो, सभी को अपने क्लियर काम पता हो और उस काम को करे और मेरा काम केवल उनका एनालिसिस करना रह जाए और उसके बाद जो भी टाइम से उनके टाइम बाउंड प्रमोशन से, जैसे कि बड़े बड़े संगठनों में होते हैं, आदरणीय अंकल जी बैठे हैं, बैंक में रहे हैं, सीनियर मैनेजर रहे हैं,
उनको कभी अपने प्रमोशन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा होगा, उनको पता है कैसे काम करना हो, कैसे प्रमोशन होते हैं। तो वही धीरे धीरे वही सीखा है, आप भी सब लोगों से सीख के चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुमूल्य मार्गदर्शन भी चाहिए पड़ेगा कि इसमें और हम क्या करें। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि सभी संगठनों में होते हैं। सबसे बड़ा होता है अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी का, कि हम कोई भी काम करें उसमें अटेंडेंस प्रॉपर हो, पंक्चुअलिटी समय का बहुत ध्यान रखा जाए। अगर हमें कोई काम अपने 10 बजे शुरू करना है तो 10 बजे ही शुरू हो, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे आप देखिए कि आगे जाकर हमारे पास अच्छे काम करने के लिए समय कम रह जाता है। तो ये सबसे बड़ा सेटअप होता है कि हम अपने अटेंशन का करें और पंक्चुअलिटी को ध्यान रखें। एक टाइम टेबल होता है किसी भी संगठन में, 9:30 से 6 बजे तक का टाइम है जैसे, और इसके बाद 8 घंटे का जैसे कि होता है सेटअप सभी के लिए है। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं तो कम से कम 2 बार की ऐसी छूट भी है कि कभी लेट हो जाए तो 1-2 बार एक्सक्यूज भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यू हम उसको आदत बनाते हैं तो ये निश्चित तौर पर किसी भी रूप में सही नहीं हो आदत होती है। कोई भी व्यक्ति है जो टास्क है उसका, अगर उसके लिए फुलेस्ट ऑफ द फुल काम कर रहा है टारगेट कंप्लीशन के लिए, या जो टीम असाइन टीम के साथ जो टारगेट दिए गए हैं वो काम कर रहे हैं, तो नेचुरली उसका एक एडेड एडवांटेज है, वो चीज़ उसमें ऐड होती है, उसके स्कोर भी आपको मिलेंगे। और उसमें यदि एक्यूरेसी है, अटेंशन है, जॉब के प्रति एडहेरेंस है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और एथिक्स अपना क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि चीज़ों में इनिशिएटिव हो, अपनी तरफ से पहल हो और ओनरशिप की भावना हो। यानी जो काम आप कर रहे हैं उसमें ओनरशिप लें, ये मेरा काम है, मैं इसका मालिक हूँ। अगर ये नहीं उसमें तो कोई कहे तो आपको काम करना, अगर आप रिकवरी करें तो रिकवरी में आप मालिक हैं, मेरा बैंक है, मेरा पैसा है, मुझे रिकवरी चाहिए। यदि सेल्स कर रहा है तो भैया मेरी कंपनी है, मैं इतना करूँ, इसमें इससे इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर ऑपरेशन में है तो व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि उसके बाद जो काम है उसको फुल ऑफ द फुल करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ओनरशिप भी समझ लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए, ये कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह से प्रोफेशनल कंडक्ट होते हैं, हम एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाते हैं, ऑफिस जो डेकोरम है उसको मेंटेन करते हैं, टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं, एडेप्टेबिलिटी होती है, नई नई चीज़ों को सीखने की एडेप्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। नई नई चीज़ें आती हैं, आजकल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है चीज़ों के साथ, उनको हमें लेना चाहिए। इसी तरह से कोई भी समय समय पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको टाइम से हम फॉलो करें, डिसिप्लिन दिखाएं, चीज़ों के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करें, सभी तरह के काम में अपनी इंटेग्रिटी शो करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह से जब ये होती हैं तो इसका एक इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें एक HR है हमारी मैडम एकता इस्नानी, जो पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करती हैं और सारी चीज़ें वो प्रॉपर वे में रखेगी। और हर साल आफ्टर 31 मार्च एक रिव्यू मीटिंग हर साल होगी और उसमें उन चीज़ों का स्कोर लिया जाएगा और उस आधार पर ये सारे निर्णय लिए जाते हैं कि उसमें प्रमोशन किस तरह से किया जाता है। विस्तृत पॉलिसी मेरे पास है, आप यदि चाहें तो आपके अध्ययन के लिए मैं इसको आपको दे सकता हूँ। अलग अलग वो हैं, 50% अगर आप काम करते हैं तो कितने पॉइंट मिलेंगे, 100% करते हैं तो कितने पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से बहुत डिटेल में जाके उन्होंने समझाने की कोशिश की है। आपका बिहेवियर कितने नंबर आपको देगा, टास्क कंप्लीशन कितने नंबर देगा, अगर आप समय के पहले ऑफिस छोड़ देते हैं तो उससे क्या लॉसेस हैं, समय पर जाते हैं तो क्या है, समय के आगे बैठते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपके अपने क्लाइंट्स के साथ आपके क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारा जब व्यवहार ये होता है अच्छा रहता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम इरिटेट भी होते हैं, ये स्वाभाविक है, काम करने के दौरान इरिटेशन होता है, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली हमारा ग्राहक ही हमारा सब कुछ है, तो उसके प्रति पूरा प्रोफेशनल एथिक्स के साथ काम करने की जरूरत है। इसी तरह से कम्युनिकेशन आपस में बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत शालीनता के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत प्यार के साथ आपस में हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें। टीम वर्क पर विशेष ध्यान दिया जाए, आपस में हम एक दूसरे के साथ टीम के साथ काम करें, एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव ना माने, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डालने की कोशिश की है और इसके अलग अलग पॉइंट्स भी निर्धारित हैं। और इसके लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 42 नंबर की है, यानी अगर आपके टोटल 42 नंबर आते हैं तो फिर आप प्रमोशन के हकदार बन जाते हैं। टोटल 60 पॉइंट्स हैं जिसमें 42 नंबर आना कंपलसरी होता है और उस आधार पर किस तरह से आपकी सैलरी ग्रो होगी वो सारी चीज़ें इसमें है। 42 से 44.99% यदि आपका रेंज रहता है
तो मॉनेटरी बेनिफिट 2000 है, और 45 से 50 के बीच में 3000 है, 51 से 60 के बीच में 4000 है। ये पर मंथ के हिसाब से है। इस तरह से ये पर मंथ, मतलब ये पूरा एग्जाम्पल है कि सारा सेटअप आप खुद अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस सेटअप के हिसाब से आपको सारे इन्वॉल्वमेंट्स होंगे, ताकि आपको पता रहे कि भाई हमें ग्रो करना है, यदि तो हमें किस तरह से काम करना है। एक दिशा निर्धारण का होना बहुत आवश्यक होता है। इसी तरह से एक हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी भी हमने इस साल इंट्रोड्यूस की है, जिसमें 58 इयर्स का पिछले बार आपसे सेटअप किया था कि 58 इयर्स में हम रिटायरमेंट पॉलिसी अपनी बनाएंगे, सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। और उसके लिए 1 महीने पहले रिटायरमेंट नोटिस भी दिया जाता है, वो भी हम इसमें रखेंगे। इसी में ग्रेजुएटी और फाइनल सेटलमेंट का भी प्रावधान है। अभी हम जब से हमने ये सेटअप शुरू किया तब से प्रति माह एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी लिया है, और उसमें कंपनी ने भी कंट्रीब्यूट किया है इक्वली। और उस तरह से ईपीएफ डिपार्टमेंट में प्रॉपर हर महीने हम जमा करते हैं। जिन लोगों की सैलरी 20,000 से कम है, उसमें ईएसआई का भी पार्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो भी हमने जोड़ना शुरू किया है, ताकि अकाउंटेबिलिटी हम अपनी भी समझें और साथ में हमारा जो साथी हैं हमारे वो भी समझें, और एक अच्छे सेटअप के साथ हम काम करें। इस पर भी अब ध्यान देना शुरू किया है। प्रोविडेंट फंड भी मेंटेन हुआ है इसमें, जो भी ईपीएफ स्कीम 1952 है उसमें सभी को कवर किया है। और रिटायरमेंट के समय जो एक्यूमुलेटेड पीएफ बैलेंस है वो ईपीएफ नॉर्म के हिसाब से उसको पेमेंट भी किया जाएगा, जैसे कि ऐसा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में हम करते हैं। जिस दौरान हम रिटायरमेंट करेंगे तो जो प्रोविडेंट फंड का सेटलमेंट है वो किया जाएगा। अगर कोई ड्यूज है पुराना कंपनी में तो वो भी सेटल किया जाएगा, और साथ में सर्विस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, सम्मान, ये सारी चीजें उसके महत्व के लिए वो सारी चीजें जो होती हैं वो है। और ऐसा नहीं है कि उसको वहां छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब हमारी जो टीम है बहुत बड़ी टीम नहीं है एक्चुअली, और हम ईमानदारी से बताते हैं उस टीम को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते। जितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका एक केमिस्ट्री डेवलप हो गई है काम करते करते, तो उनको आगे भी हम लॉन्च करेंगे। उसके लिए सिस्टम ये बनाया है कि जब डेट ऑफ रिटायरमेंट के 6 महीने बाद हम उसको रिहायर भी कर सकते हैं। रिहायरिंग का भी हमने सिस्टम इसमें लॉन्च किया है कि दोबारा हम उनको ले लेंगे, लेकिन वो 60 साल तक जाएगा मैक्सिमम। 60 साल चूंकि वो गवर्नमेंट की एज है, उस पर अपन कोई चेंज नहीं कर सकते, तो वो अगले 2 साल के लिए हम उनको दोबारा भी ले लेंगे। और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि जो आपको वो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा, एडवाइजरी बेसिस रहेगा, और इसमें एक बोर्ड जो हमारा रहेगा कंपनी बोर्ड, उसका फाइनल जो डिसीजन है वो इसमें इम्पोर्टेंट है। उससे अप्रूवल करने के बाद एक्सटेंशन मिलेगा 60 साल की एज तक। और बाकी इसमें ये जरूर है कि ईपीएफ और ईएसआईसी का बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन बेसिक जो भी सैलरी होगी जो उस ग्रेड पर उसको मिलती होगी वो बराबर से मिलेगी। उद्देश्य ये है कि एक काम करते करते आपस में एक इमोशनल टच आपस में हो जाता है, और होना स्वाभाविक भी है, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव बना रहे। और ये भी कोशिश रहती है कि आज अगर हम सब लोग काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिस एज में काम कर रहे हैं वो अगले 5 साल बाद हम सब लोगों की रिटायरमेंट एज होने वाली है। फिर क्या होगा उसके बाद, फिर हमें नया लेना पड़ेगा। तो ये विश्वास भी है कि उन्हीं के परिवारों में से हम उनके बच्चों को आगे लेंगे, तो कम से कम वो एक फैमिली एटमॉस्फेयर कंटिन्यू बना रहेगा, और उन बच्चों को भी ये पता रहेगा कि हमारे और जो गार्जियन है उन्होंने किस सेटअप में काम किया है। तो हमें एम्प्लॉय ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी शुरू से इच्छा रहती है कि अभी हमने कुछ बच्चों को इसीलिए सेटअप में लेना शुरू किया है, और आगे जाकर और हम फैमिलीज में इसको लेके जाएंगे कि कम से कम एक बच्चा हर फैमिली से उस सेटअप में काम करे जिस सेटअप में उनके गार्जियन रहे, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव भी रहेगा, और हमें एम्प्लॉय ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे क्या होता है कि एक कल्चर बन जाती है। मेरे फादर स्टेट बैंक में रहे तो मुझे बैंक की कल्चर पता है, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। अगर मैं बैंक में नौकरी करूंगा तो मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है बेसिक बैंक में कैसे काम करना है, मुझे पहले से पता है बैंक कैसे काम करता है। तो उसी तरह से जब कोई पेरेंट्स हमारे साथ काम कर रहा है उसको पता है कि भाई ऐसे काम होता है, तो बच्चों को समझने की जरूरत नहीं है। बच्चा थोड़ा भी समझदार होगा वो समझ जाएगा कि हमारे फादर ऐसे काम करते थे, मुझे भी ऐसे ही काम करना है। तो हमें तो एक तरह से 50% ट्रेंड आदमी वैसे मिल गया, हमारा तो सेटअप सरल हो गया हमारे लिए, और एक कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से जुड़ाव भी रहेगा। इसके अलावा अभी आगे जाकर बहुत सारे वर्टिकल्स भी हम चालू करने वाले हैं। कई दिनों से सेटअप चल रहा है कि एक इंश्योरेंस वर्टिकल हमें शुरू करना है। हम लोग मूलतः जो है वो इंश्योरेंस के लोग हैं, जो भी हमारे साथ लोग काम करें वो सब इंश्योरेंस के लोग हैं, और इंश्योरेंस में अभी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इंश्योरेंस वर्टिकल भी हमें चालू करना है 31 मार्च के बाद,
और उस इंश्योरेंस वर्टिकल में कई कंपनीज की लाइसेंसिंग लेके, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोऑपरेटिव पॉलिसी अनाउंस की है 2025, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में कोऑपरेटिव्स को इनवाइट किया है उन्होंने। तो अब जब इंश्योरेंस को कोऑपरेटिव को इनवाइट किया है, तो हम कोशिश ये करेंगे अच्छी कंपनीज की लाइसेंसिंग हमें मिल जाए और उनके प्रोडक्ट को हम अपने प्रोडक्ट के साथ बना के लॉन्च करें। तो एक पूरा का पूरा एक इंश्योरेंस सेटअप ही हमारा, इंश्योरेंस डिवीजन ही पूरी नई की नई बन जाएगी। और उसमें बहुत सारे लोग जो अभी किसी रूप में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और इंश्योरेंस में पहले काम कर चुके हैं, उनको भी हम जोड़ लेंगे, और साथ में जो हमारे अपने लोग हैं उनको भी हम जोड़ लेंगे। तो बड़े आराम से, मतलब चाहे तो अगले 5-10 साल तक की व्यवस्था उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये बनाई जाए। उद्देश्य यही है कि जब तक फिजिकली व्यक्ति एक्टिव है, उसकी क्षमताओं का, उसकी ऊर्जा का पूरा उपयोग होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा पूरा ध्यान रखा है, हमारे सम्मान का पूरा ध्यान रखा है। तो ये उद्देश्य यही है कि एक परिवार की तरह एक भावना रहे, जिम्मेदारी हम एक दूसरे के प्रति महसूस करें, व्यक्ति संगठन के प्रति जिम्मेदार बने, संगठन व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार बने, हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बने, और हम सब मिलकर समाज के प्रति जिम्मेदार बने। इस उद्देश्य से ये जो पॉलिसी है, रिटायरमेंट पॉलिसी या प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई है, आपके विचारार्थ रख दी गई है। इसकी कॉपीज भी मेरे पास है। आप सक्षम हैं, समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभवशील हैं, आप लोगों के विचार बहुत आवश्यक है, और इस पूरे प्रेजेंटेशन में यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मैं आप लोगों के समक्ष हूँ, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। अनुमोदन भी चाहा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसका अनुमोदन एक बार हमारे साथ करें। बाकी आपने मेरा प्रेजेंटेशन सुना, समझा, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।